हाँ जी, लिपिड फंक्शंस की हम बात कर रहे थे। अब इसमें जो हमने बात हमारी रही थी वो थी न्यूरल फंक्शनिंग से रिलेटेड, कि लिपिड जो है वो न्यूरल फंक्शनिंग में अपना रोल कैसे प्ले कर रहे होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पे लिपिड्स जो हैं वो लिपिड्स रैप्स की सूरत में, या हम उनको लिपिड डोमेन्स भी कहते हैं या माइक्रो डोमेन्स भी कहते हैं, वो जगह जहाँ पे लिपिड जो है कोलेस्ट्रॉल की सूरत में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो प्लेसेस जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल इम्बेडेड होता है उनको हम कहते हैं लिपिड रैप्स। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल, खासतौर पे कोलेस्ट्रॉल और उसके साथ स्फिंगोलिपिड्स भी जहाँ पे ये ज़्यादा इम्बेडेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे, उनको हम कहते हैं लिपिड रैप्स। अब ये लिपिड रैप्स जो है ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी मेम्ब्रेन की जो कंसिस्टेंसी है, फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी है, उसको मेंटेन रखते हैं। और जब वो हमें पता है कि इसका जो फंक्शन है मेम्ब्रेन का ये है कि उसने अक्रॉस द सेल उसने मूवमेंट को कंट्रोल करना है। कोई भी मटेरियल है उसकी मूवमेंट को, उसकी ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना है। तो जब उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन होती है इन लिपिड राफ्ट्स की वजह से, तो डिफरेंट किस्म के मेम्ब्रेन जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती है, और ये उसको उसकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल करके लिपिड राफ्ट्स फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब खास तौर पे जो ये एक अहम फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो ये है कि जो न्यूरोनल सेल हैं, न्यूरोनल सेल्स यानी नर्व सेल्स जो हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं नर्व सेल्स की, जब उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना होता है या नर्व सेल्स ने जब मसल सेल्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो वो नर्व सेल्स जो है वो एडहियर करते हैं दूसरे सेल्स के साथ। जो नर्व इम्पल्स को कैरी कर रहे हैं नर्व सेल्स, उसको ट्रांसमिट करने के लिए एक सेल से दूसरे सेल पे जो नर्व इम्पल्स आ रही है उसको ट्रांसमिट करने के लिए वो सेल के साथ एडहियर करते हैं। एक तो इस तरह से वो उसको सिग्नल जो है वो आगे दे देते हैं, आगे भेज देते हैं, जो नर्व इम्पल्स की सूरत में सिग्नल आ रहा है वो भेज देते हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि दो जो सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं या ग्लैंड सेल्स हैं या दो नर्व सेल्स हैं, दो न्यूरॉन्स हैं, और वो आपस में कनेक्टेड नहीं है कि डायरेक्टली नर्व इम्पल्स एक से दूसरे पे ट्रांसफर की जा सके। उनके दरमियान में स्पेसिस है, साइनेप्स है। ठीक है। साइनेप्टिक स्पेसिस है उनके दरमियान में। अगर स्पेसिस आ जाती हैं तो फिर दो सेल्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में ये होता है कि जो नर्व सेल कैरी कर रहा है मैसेज को इम्पल्स की सूरत में, और वो दूसरे को डायरेक्टली उस पर ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, दरमियान में स्पेस आ गई है, अगले सेल को उसने पैगाम देना है, तो वो किस सूरत में देगा? मुख्तलिफ केमिकल्स की सूरत में। वो केमिकल्स क्या होंगे? वो न्यूरो होंगे, और न्यूरो जो है वो रिलीज करेगा उस स्पेस के दरमियान में, और वो फिर उस स्पेस के दरमियान में जब रिलीज होंगे न्यूरो पैगाम न्यूरो की सूरत में रिलीज होगा, तो वो जो आगे सेल था जिसके साथ न्यूरॉन बाइंड नहीं कर पा रहा था, वो न्यूरो पैगाम ले जाके उस अगले सेल की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेंगे और पैगाम ट्रांसफर वहां पे कर देंगे। ठीक है। तो ये जो लिपिड रैफ्ट्स हैं ये इस सारे प्रोसेस में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी डेवलपमेंट में, यानी हमने फंक्शन में तो देख लिया कि ये अपना रोल प्ले करते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल जो ये लिपिड्स हैं ये प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब न्यूरल फंक्शनिंग के बाद अगर हम बात करें लिपिड्स की, तो ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं लिपिड्स, के इंसेक्ट्स जो हैं उनकी क्यूटिकल को वाटरप्रूफ बनाते हैं, और ये जो वाटरप्रूफ क्यूटिकल है इट प्रिवेंट देम फ्रॉम डेसिकेशन, उनको कटने फटने से बचाती है उनकी क्यूटिकल को। ये जो ऊपर वैक्सी लेयर होती है इंसेक्ट्स की क्यूटिकल के ऊपर, ये उनको बचाती है डेसिकेशन से। फिर दूसरा ये कि साइनोबैक्टीरिया जो है उनको स्ट्रेस टॉलरेंट बनाते हैं,
अलावा प्लांट्स जो हैं उनको भी स्ट्रेस टॉलरेंट बनाते हैं। उनको कैसे स्ट्रेस को टॉलरेट करवाते हैं कि प्लांट्स की जो क्यूटिकल है उसके ऊपर ये लिपिड्स वैक्सी लेयर की सूरत में मौजूद होते हैं और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। और एक तो अगर लीव्स में से अगर वाटर इवेपोरेट नहीं ना हो रहा तो बाहर से वाटर फिर एंटर भी नहीं होता। अगर वाटर भी एक्स्ट्रा एंटर हो जाए तो वो भी सेल टर्गर हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से सेल को बचाते हैं। प्लांट्स में भी जो ये लिपिड्स हैं ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस और वाटर एंट्री को। और उसके अलावा अगर आप साइनोबैक्टीरिया में देखें तो वहाँ पे भी ये स्ट्रेस टॉलरेंस जो है उसको इंक्रीज करते हैं। उसके अलावा कार्नियोबा जिसको हम ब्राजीलियन वैक्स भी कहते हैं, ये एग्जांपल दी गई है। ये वैक्स पाम ट्री जो है ब्राजीलियन वैक्स पाम उससे ऑब्टेन की जाती है कार्नियोबा। और ये वैक्स एक एग्जांपल आप इसकी ले सकते हैं कि ये प्लांट वैक्स है और ये जो है ये प्लांट्स को वाटर स्ट्रेस से या हीट स्ट्रेस से बचा रही है। उसके अलावा अगर आप देखें एनिमल्स में, ये प्लांट्स की बात है, अगर आप एनिमल्स में देखें तो आप डक्स में देखें कि उनके फेदर्स के ऊपर, अब डक्स ने कहाँ रहना होता है, वाटर में ज्यादा टाइम वो रहती हैं। तो चूंकि वो वाटर में होती हैं तो वाटर जो उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है ज्यादा, तो उस एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्बेंस से बचाने के लिए उनके फेदर्स पे वैक्स मौजूद होती है, ठीक है। और वो वैक्स जो है उनको वाटर एब्जॉर्ब होने से बचाती है, उनके सेल्स में उनके फेदर्स से वाटर एब्जॉर्ब होने से बचाती है। उसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी फर पे और उनकी स्किन पे भी वैक्सी लेयर मौजूद होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स जो हैं वो भी वैक्स इटसेल्फ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। क्यों प्रोड्यूस करते हैं, खास तौर पे यहाँ पे एग्जांपल जो दी गई है बीज की, बीज जो है वो बीज वैक्स प्रोड्यूस करती हैं, इंटरनली खुद उसको सिंथेसाइज करती हैं। और उस बीज वैक्स का काम क्या होता है कि उनका जो हनी कॉम्ब है ये उसको कंस्ट्रक्ट करती हैं इस बीज वैक्स से, ठीक है। बीज वैक्स के और फिर उस हनी कॉम्ब के आगे और बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं। उनको ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी जगह पे वो इस्तेमाल हो रही होती है बीज वैक्स। लेकिन ये बीज उनको क्यों प्रोड्यूस कर रही हैं, ये कौन सा उससे स्ट्रक्चरल रोल प्ले करवा रही हैं उस बीज वैक्स से कि उससे अपना हनी कॉम्ब प्रिपेयर कर रही हैं, हनी कॉम्ब की कंस्ट्रक्शन करवा रही हैं। अच्छा, फिर लिपिड जो है वो एंटीबैक्टीरियल के तौर पे भी एक्ट करते हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट के तौर पे भी। वो किस तरह से कि कोकोनट ऑयल जो है उसके अंदर लॉरिक एसिड होता है, ठीक है। और अगर आप उसकी साइज की बात करें तो ये मीडियम चेन फैटी एसिड है, ठीक है। और ये एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी प्रोटोजोअल, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो पैथोजन के तौर पे कर सकते हैं ना, प्रोटोजोआ वगैरह या बैक्टीरिया या वायरसेस, ये उन सब के लिए ये एंटीवायरल के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है। लॉरिक एसिड जो है एंटीबैक्टीरियल के तौर पे भी और एंटी प्रोटोजोअल के तौर पे भी। ये करता क्या है कि जो वो वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं या प्रोटोजोआ हैं, जैसा कि इन्फ्लुएंजा या हर्पीज वायरस या HIV या मुख्तलिफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और कुछ वायरसेस ऐसे जिनकी लिपिड कोटेड सरफेसेस होती हैं, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ऊपर लिपिड के कोट्स होते हैं, तो ये उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब उनकी आउटर वो प्रोटेक्टिव कवरिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इस तरह से उन पैथोजेंस को डिप्लीट करते हैं। अच्छा, फिर जो लिपिड्स हैं वो प्रिकर्सर्स के तौर पे भी यूज हो रहे होते हैं विटामिन की सिंथेसिस में, जैसा कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन D के सिंथेसिस में एज अ प्रिकर्सर यूज हो रहा होता है। कुछ हार्मोन्स भी ऐसे हैं के जो लिपिड इन नेचर है और वो हार्मोन भी किससे बनते हैं, जब वो बनते हैं तो प्रीकर्सर उनका क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी जो कुछ हार्मोन्स हैं जैसे कि जिबरेलिन्स वगैरह हैं जो प्लांट की ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, या और मुख्तलिफ प्लांट्स में ग्रोथ सब्सटेंसेस जो हैं, कैरोटीन्स हो गए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हो गए, कलरेशन पिगमेंट्स या स्टीरॉयड हार्मोन, उनके अंदर भी जो लिपिड्स हैं वो प्रीकर्सर के तौर पे यूज हो रहे होते हैं, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे मैं जो उस दिन कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर की बात कर रही थी कि इसमें 4 रिंग्स होते हैं, A, B, C और D, और पहले 3 हेक्सागोनल होते हैं और जो फोर्थ
डी रिंग है वो पेंटागोनल होते हैं। तो ये वो आप स्ट्रक्चर भी यहाँ से देख सकते हैं। और फिर उसके साथ हमने जब लिपिड की टाइप्स पढ़ी थी तो हमने कहा था कि इस कोलेस्ट्रॉल के साथ फिर ये चेन अटैच होती हैं, कार्बन चेन, अल्काइल चेन, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ आपने एक दफा देख लिया। अच्छा, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ये यूज हो सकते हैं, खास तौर पे जो सोप्स हैं उनके अंदर ये लिपिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो प्लांट ऑयल्स हैं वो यूज हो रहे होते हैं इसमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। वो कॉटन ऑयल भी हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, पाम ऑयल, कैस्टर ऑयल हो सकता है, ठीक है, जो कैस्टर बीन से ऑब्टेन किया जाता है, सोया ऑयल हो सकता है, मुख्तलिफ ऑयल्स हो सकते हैं, प्लांट ऑयल्स जो इसमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, ठीक है। और सोप मेकिंग में ये यूज किए जाते हैं फैटी एसिड्स, डिओड्रेंट्स में ये मौजूद होते हैं, फाउंडेशन क्रीम्स में, हैंड लोशन में, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स उनमें यूज हो रहे होते हैं फैट्स, ठीक है। यहाँ पे उसकी एग्जांपल दी हुई है कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। फैटी एसिड्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोप where their tails are soluble in oily dirt and their heads are soluble in water to emulsify and wash away the oily dirt. ये जो है ये सर्फेक्टेंट के तौर पे ये एक्ट करते हैं। किस तरह से सर्फेक्टेंट के तौर पे एक्ट करते हैं कि फॉस्फोलिपिड जो है हमने देखा था कि वो एम्फीफैटिक इन नेचर होते हैं। फैटी एसिड्स के जब हेड के साथ फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो उसको हमने कहा था ये फॉस्फोलिपिड्स है। ये फॉस्फोलिपिड्स जो थे ये इस टाइप के फैटी एसिड जिनको हमने नाम दिया था फॉस्फोलिपिड्स, ये फॉस्फोलिपिड्स सर्फेक्टेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो ऑयल डर्ट होती है, वैसे अगर आप पानी से अगर धोते हैं, कोई चिकना दाग है तो वो नहीं धुलेगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर साबुन लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो उस सर्फेक्टेंट के तौर पे एक्ट करता है और उसको जो वहाँ पे ऑयल डर्ट थी उसको वहां से रिलीज करवा देता है। कैसे रिलीज करवाता है, सर्फेक्टेंट के तौर पे कैसे एक्ट करता है कि इसकी जो हेड था वो पोलर था और जो उसकी टेल थी वो क्या थी, नॉन पोलर थी। जो नॉन पोलर टेल थी वो इंटरेक्ट करती है उस ऑयल डर्ट के साथ और जो पोलर हेड था वो एक्ट करता है, वो इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है। यानी पोलर पार्ट पोलर के साथ एक्ट करता है रिएक्ट, और जो इसका नॉन पोलर पार्ट था वो नॉन पोलर जो ऑयली डर्ट है उसके साथ एक्ट करता है और इस तरह से उसको इमल्सिफाई कर देता है, उसको डिजोल्व कर देता है, ठीक है, वाटर में। और इस तरह से ऑयली डर्ट जो है वो सोप से रिलीज हो जाती है, इमल्सिफाई हो जाती है। अच्छा, अब पेस्टिसाइड्स जो हैं, जो कि पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि पेस्ट को किल करते हैं। पेस्ट कंट्रोल के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो भी लिक्विड इन नेचर होते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, मुख्तलिफ प्लांट ऑयल्स हो सकते हैं, ठीक है, और वो हम नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे उनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कैटनिप ऑयल जो है वो मस्किटोज को रिपेल करने के लिए यूज हो रहा है। यानी इंसेक्टिसाइड्स, एक तो हमने कहा ना पेस्टिसाइड्स की फिर आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ पेस्ट हो सकते हैं, वो कोई हर्ब्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड जो हर्ब्स को किल करें उन्हें हम कहेंगे वो हर्बिसाइड्स हैं, या वो इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट को किल करने वाली भी हो सकती है। तो कैनोला ऑयल जो है वो इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज हो सकता है, ठीक है। सिट्रोनेला ऑयल जो है ये कैंडल्स, लोशंस और स्प्रे में यूज होता है और ये इंसेक्ट्स को रिपेल करता है, ठीक है। सिट्रस ऑयल हो सकते हैं, पाइन ऑयल हो सकता है, मिंट ऑयल हो सकता है, जिसको हम इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी उमेर, आप पूछिए। मैम ये कैटनिप को उर्दू में क्या बोलते हैं? इसको कैटनिप मैम, ये जो ऊपर कैटनिप ऑयल है मॉस्किटोस के लिए जो है। ऑयल मेरे तो जहन में नहीं है कि इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, जिस प्लांट से ये obtain किया, तो इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, मुझे इसको देखा जा सकता है, इंशाल्लाह मैं आपको ये देख के बता दूंगी। अभी फिलहाल तो मेरे जहन में ओके। नहीं है, मेरा ख्याल है मेरी नज़र से भी नहीं गुजरा, ये गुजरा भी है तो मेरे जहन में नहीं है कि कैटनिप ऑयल के लिए क्या कॉमन नेम है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि जो लिपिड्स हैं वो एज अ फ्यूल भी यूज हो सकते हैं और एज अ लुब्रिकेंट भी यूज हो सकते हैं। अच्छा, वैसे तो हम फ्यूल्स के तौर पे जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उससे हम देखते हैं कि
इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी हो रही है, ठीक है, जो गैसेस रिलीज होती हैं फ्यूल से, फ्यूल बर्निंग से, वो हमारी एयर को पोल्यूट कर रही होती हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड्स को एज अ फ्यूल यूज करें, एज अ बायोडीजल यूज करें, तो इनसे फिर वो जो एयर पोल्यूशन है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्लीन बर्निंग होगी। फ्यूल जब ये बर्न होंगे, प्लांट लिक्विड जब बर्न होंगे, जैसा कि सोया ऑयल वगैरह हो सकता है, जब हम इनको यूज करें एज अ फ्यूल, तो ये क्लीन बर्निंग होगी, कि इससे फिर वो हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो फ्यूल्स हैं, ये जो लिपिड्स हैं, ये लुब्रिकेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर या पाम ऑयल, ये जो सारे ऑयल्स हैं, ये इंडस्ट्रियल बायो लुब्रिकेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं? एज एन इंजन ऑयल, या फिर ग्रीजेस के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, मेटल वर्किंग फ्लूइड्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह जो लिपिड्स हैं वो बायोफ्यूल्स और बायो लुब्रिकेंट्स के तौर पे, ठीक है। तो ये जो सारा था, ये सारा कुछ था हमारे लिपिड्स फंक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारे ये खत्म हुआ लिपिड्स के जो फंक्शन थे। अब बहुत थोड़ा सा 15-20 मिनट का रह गया है हमारा जो इस हमारे कोर्स कंटेंट्स है, उनमें जो लिपिड से रिलेटेड पोर्शन है वो बहुत थोड़ा सा रह गया है। तो आज की जो हमारी अरेंज क्लास होगी, इंशाल्लाह हम इसमें उसको भी कवर कर लेंगे। तो आपके कोई क्वेश्चन हो इन लिपिड फंक्शन जो हमने डिस्कस किए हैं इनसे रिलेटेड कुछ, तो आप वो पूछ सकते हैं। चलिए, कोई फंक्शन नहीं है तो एक दो बातें मैं वो आपसे जरूर डिस्कस